नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट्स में डाउट्स होते हैं वो सारी मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। तो देखिए, कई लोग के मन में ये रहता है कि यूपीएससी सीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो डाउट है, ये अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि यार ये पढ़ें वो पढ़ें, क्या क्या एनसीईआरटीज पढ़ना है। तो इसी चीज को मैंने बेस मानकर इस वीडियो को बनाया है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सी एनसीईआरटी छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है। राइट। अब आगे डाउट ये रहता है कि क्या यूपीएससी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछता है। तो भाई हाँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। जैसे कि हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी में बात करूं तो कहीं कहीं पे आपको चार्ट के रूप में यहाँ पे फ्लो चार्ट छोटा छोटा डिब्बे टाइप में दिखेगा, वहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है। वहीं जियोग्राफी में अगर बात करूं तो भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, गंगा के ऊपर पूछा है, और भी चीजें हैं, साइक्लोन वगैरह है। डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखता है। ठीक है। फिर आगे डाउट रहता है कई लोग के मन में कि क्या यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी अनिवार्य है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा हाँ, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एकदम सरल भाषा में दिया रहता है ना। तो उससे क्या है, कोई भी टॉपिक रहता है उसको समझने में हमको आसानी होती है। और एनसीईआरटी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो इस रूप में तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, एनसीईआरटी अनिवार्य है। ठीक। फिर कई लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या आईएएस के लिए एनसीईआरटी की किताबें पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे बोलूंगा भाई कि आज की डेट में पर्याप्त तो नहीं है। इनमें क्या क्या चीजें और ऐड करनी पड़ेगी, कौन कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए हमें, और कौन कौन से हमें स्टैंडर्ड बुक्स को और फॉलो करना चाहिए, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीएस 1 की अगर बात करूं, जिसमें हिस्ट्री आती है, उसके लिए हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 6 क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम होता है हमारे अतीत 1 करके, है ना। ये प्राचीन काल से संबंधित है, जिसमें राजा महाराजा पहले के समय में भोजन संग्रहण का समय था, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। राइट। फिर बात करें 7 क्लास की, जिसका नाम होता है हमारे अतीत 2 करके, है ना। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच का इतिहास दिया गया है। मुख्य रूप से जनजातियां कौन कौन सी हैं ये चीज बताया गया है। ईश्वर से कैसे अनुराग किया जाता था उस चीज को बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय जनजातियों के जो संस्कृति है वो कैसे निर्माण हुआ उनका, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक। फिर आती है 8th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम होता है हमारे अतीत पार्ट 3 करके। यहाँ पे कंपनी की सत्ता कैसे आई भारत में, इस चीज को बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो शासन प्रशासन है उस व्यवस्था को बताया गया है। 1857 की जो क्रांति है उस चीज को बताया गया है। साथ ही साथ महिलाओं और जाति में क्या क्या सुधार किया गया है, जाति व्यवस्था थी उनमें क्या सुधार हुआ है, वो सारी चीजों को इसमें बताया गया है। तो ये हो गई 8th क्लास की एनसीईआरटी। यहाँ पे आप देखिए, मैंने 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी नहीं लिया हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एनसीईआरटीज हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, विश्व इतिहास से संबंधित है। तो उसके लिए मैं अगर बात करूं तो कोई भी एक दृष्टि की अगर हो सके तो नोट्स आप खरीद लीजिए, या फिर विजन की अच्छी नोट्स आती हैं उनको खरीद लीजिए। मैं इसलिए इन सब की बात कर रहा हूं क्योंकि विश्व इतिहास जो है वो मेंस का सिलेबस है, और मेंस के सिलेबस में देखेंगे आप, क्वेश्चन अगर उठा के देखें जीएस 1 का पेपर, तो उसमें एक आध क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत है, नहीं तो कई बार क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए ये दृष्टि का जो नोट्स है या फिर विजन का नोट्स है वो सफिशियंट है। अब बात करते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटीज की। ये 12th क्लास की तीनों एनसीईआरटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें अच्छे से डिटेल से बताया है, इसीलिए बोल रहा हूं कि इनको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे 12th क्लास की जो भाग 1 का जो एनसीईआरटी, जिसमें भारतीय इतिहास करके दिया है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यहाँ पे ईंट, मनके और जो अस्थियां हैं इन सब चीजों को बताया है। प्राचीन काल के राजा कैसे थे उस समय के किसान वर्ग कैसे थे, उस समय के नगर व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजों को इसमें बताया है। बंधुत्व
जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, ये सारी चीजों को इसमें बताया गया है। कुछ कुछ विचारक हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उन चीजों को इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ में इसमें आर्ट एंड कल्चर के भी कई चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि इमारतें हो गई, मन के ईंट, हड़प्पा काल में क्या क्या चीजें मिली, ये सारी चीजें इनमें दिया गया है। ठीक। फिर वहीं पे ट्वेल्थ क्लास की अगर भाग दो की बात करूं, जिसमें भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग दो करके आता है, इसकी अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन जो यात्रा करके आए हैं, यात्रा वृत्तांत हुए हैं, ये सारी चीजों को बताया है। भक्ति काल, सूफी वगैरह, ये सारी चीजों को इसमें बताया गया है। विजयनगर साम्राज्य को इसमें अच्छे से बताया गया है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रीलिम्स में आपको दिखेगा ही दिखेगा। फिर किसान वर्ग, जमींदार वर्ग, ये सारी चीजें इसमें दिख जाती हैं आपको। फिर बात करें भाग 3 की, अगर ट्वेल्थ क्लास की, ये ट्वेल्थ क्लास की 3 एनसीईआरटी आती हैं। इसमें भाग 3 की अगर बात करूं तो इसमें उपनिवेशवाद हो गया, विद्रोह कैसे होता था उस समय, ये सारी चीजों को बताया है। महात्मा गांधी के बारे में है, कैसे उनका आगमन हुआ और उस समय क्या क्या राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इनको अच्छे से डिटेल से बताया गया है। साथ ही साथ संविधान का निर्माण, इसको भी बताया गया है। ठीक है। तो ये जो ट्वेल्थ क्लास की तीनों एनसीईआरटीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं। इनको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में इनको छोड़ना ही नहीं है। और हिस्ट्री में ही अगर बात करूं तो कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़ी जाती हैं। देखिए, ओल्ड एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूं मैं, हिस्ट्री की। ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्राचीन भारत का इतिहास। इन तीनों को ना देखिए, इसमें प्राचीन काल का जो इतिहास है, ये रामचरण शर्मा जी के द्वारा लिखा गया एनसीईआरटी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसको सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें सेलेक्टिव चीजों को ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता, इसको अच्छे से दिया है तो उसको पढ़ लीजिए। पूरा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन है उन्हीं को देख कर, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी चीज को देखना है। जब आप पीवाईक्यूज उठाएंगे ना, तो आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, ये प्राचीन काल की जो एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की, उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो डायरेक्टली पूछा गया है, तो इसमें दिखेगा आपको। अब बात करूं मैं मध्यकालीन भारत, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है, सतीश चंद्र जी का के द्वारा लिखा गया ये एनसीईआरटी है। इसको भी सेलेक्टिव ही पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ देखिए, आधुनिक भारत का जो हिस्ट्री का जो ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसको आपको देखना होगा। अब आगे बात करूं मैं आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें क्या होता है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटीज आती है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है हमको, ओल्ड वाली नहीं। जिसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी है, भारतीय कला का परिचय भाग 1 करके। फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें भारतीय कला का परिचय भाग 2 नाम से आता है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, जो सीसीआरटी के जो वेबसाइट है ना, उसको देखिए। साथ ही साथ अगर देखना चाहें तो नितिन सिंघानिया जी की बुक है, आर्ट एंड कल्चर की आती है, भारतीय कला एवं संस्कृति नाम से। जो लेटेस्ट होगी वही पढ़ना है आपको। ठीक है। और पूरा नहीं पढ़ना होता है, उसमें से भी सेलेक्टिव चीजों को ही पढ़ना होता है, सिलेबस को देखकर। राइट, तो उतना मोटा बुक को नहीं पढ़ना है हमें। बाकी जो चीजें हैं वो हिस्ट्री के एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी। अब बात करूं मैं जियोग्राफी के लिए, कि जियोग्राफी में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो बोलूंगा मैं यहाँ पे कि न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ना है हमें। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है जियोग्राफी में, केवल और केवल न्यू एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। ठीक है। और उसमें से भी कौन कौन सी, जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं, जिसका नाम होता है पृथ्वी हमारा आवास। ठीक। यहाँ पे आपको सौर मंडल के बारे में दिखेगा, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं उनको बताया गया है, पृथ्वी की गतियों को बताया गया है, कुछ कुछ मानचित्र दिए गए हैं। ठीक। तो इन चीजों को इसमें कवर किया गया है। और फिर अगर 7th क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं जियोग्राफी की, जिसका नाम होता है हमारा पर्यावरण, इसमें पृथ्वी के अंदर की चीजों को बताया गया है, वायु के बारे में है, जल के बारे में है। ठीक।
फिर कुछ मात्रा में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र दिए गए हैं। रेगिस्तान में कैसे जीवन होते हैं उन चीजों को इसमें दिया गया है। फिर आती है 8th क्लास की एनसीईआरटी। इसका नाम होता है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, राइट। यहाँ पे संसाधनों के बारे में दिया गया है, उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं इनको दिया है, कृषि के बारे में दिया गया है, मानव संसाधन के बारे में दिया गया है, ठीक है। भूमि, मृदा, जल, इन सब के बीच में जो क्या क्या संसाधन बन सकते हैं उन सारी चीजों को इसमें दिया गया है। फिर आती है बारी 9th क्लास की एनसीईआरटी की, जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 1। यहाँ पे भारत की जो स्थिति है उसका आकार कैसा है उस चीज को दिया गया है। भारत का जो भौतिक स्वरूप है उस चीज को बताया गया है। इसमें भारत के अंतर्गत कौन कौन सी अपवाह तंत्र हैं उस चीज को बताया गया है। जलवायु कैसी है उसको बताया गया है। प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं उन सभी जानवरों के बारे में बताया गया है। जनसंख्या के बारे में बताया गया है, जहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। ये हो गए 9th क्लास की एनसीईआरटी। फिर बात करूं मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की, जिसका नाम होता है समकालीन भारत भाग 2। यहाँ पे भी संसाधनों के बारे में दिया गया है, उनका विकास कैसे हुआ, फिर वन्य जीव हैं और उनके संसाधन हो गए, कृषि हो गया, जल संसाधन हो गए, विनिर्माण के जो उद्योग हैं उन सब चीजों को बताया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उसको बताया गया है। और लास्ट में देखेंगे आप कि कुछ कुछ शब्दावली दिया गया है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जब आप समझेंगे तब जाके आप क्वेश्चन में उन चीजों को पकड़ पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। तो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करूं 11th क्लास की एनसीईआरटी की, तो ये भी मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है 11th और 12th की, ठीक है। यहाँ पे 11th में आपको 3 एनसीईआरटीज मिलेंगी, लेकिन आपको तीनों एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, केवल और केवल 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है। जिसमें पहला एनसीईआरटी होता है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और एक होता है भारत का भौतिक पर्यावरण। यहाँ पे मैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की अगर बात करूं, तो इसमें आपको पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस चीज को भी बताया गया है डिटेल से। महासागर हो गए और महाद्वीप हो गए, उन सब का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज को बताया है। भू आकृतियां दी गई है, और ऐसे ही और भी कुछ कुछ चीजें, जैसे कि वायुमंडल की जो संगठन है उनकी संरचना दी गई है। सौर विकिरण हो गया, उसका उष्मा संतुलन और तापमान, ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी होती है। वैसे ये भी मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है 11th क्लास की, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां दी गई है, अपवाह तंत्र दिए गए हैं, अच्छे से डायग्राम के साथ दिया गया है, तो आपको समझने में ना बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं 2024 में प्रीलिम्स में, और भी उसके पिछले वर्षों में भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी से। पूछने को तो 6th क्लास के एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करूं मैं 12th क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी की, जिसमें 2 एनसीईआरटीज हैं। एक तो होता है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से आता है, और एक आता है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको देखना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं, छोड़ना नहीं है। अब बात करूं मैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, जिसमें हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इसमें हमें न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी होती है 12th क्लास की, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की, जिसमें 2 एनसीईआरटीज आती हैं। जिसमें पहला है भारतीय समाज, और दूसरा होता है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं उसका विकास, ठीक है। ये GS1 में काम आता है हमारा मेंस में, राइट। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें आप देखना, इसको पूरा नहीं पढ़ना है हमें, पूरा नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। सिलेबस आप जब उठाएंगे, राइट, सिलेबस जब देखेंगे तब उसमें देखना आप भारतीय समाज में क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे कि यहाँ पे सामाजिक संस्थाओं के बारे में दिया गया है,
कुछ कुछ जगहों में सांस्कृतिक विविधता के बारे में दिया गया है, उनको देखना है, पूरा को नहीं पढ़ना है, ऐसे सेलेक्टिव चीजों को पढ़ना है। फिर उसी तरह इसमें भी आपको सामाजिक आंदोलन वगैरह हो गए, सामाजिक परिवर्तन क्या क्या है, ऐसे देख कर पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। बाकी आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा तो आप करंट अफेयर्स देखते रहिए कि समाज में क्या क्या चीजें बदलाव आ रही है, उनको देखना होगा। साथ ही साथ कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पे देखना होगा। तो ये हो गए इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी के बारे में बात। अब बात करूं मैं पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। हमें यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। देखिए, अगर आपके पास समय हो तभी आप पॉलिटी के अंतर्गत 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की, 9 क्लास की और 10 क्लास की, इनको पढ़ सकते हैं अगर समय हो तो। अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। मैं बताऊंगा इसके अलावा आपको क्या पढ़ना होगा। बट मैं यहाँ पे 6 क्लास के एनसीईआरटी के बारे में बात करूं जिसका नाम होता है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। यहाँ पे आपको छोटी छोटी जो शब्दावलियां हैं, पंचायती राज, सरकार क्या है, इन सभी चीजों को इसमें बताया गया है। वहीं आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में समानता क्या है, राज्य का जो शासन व्यवस्था है वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजों को इसमें बताया गया है। फिर बात करूं अगर मैं 8th क्लास की एनसीईआरटी की, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इसमें आपको भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा, न्यायपालिका के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा, हाशियाकरण की जो समझ है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये चीजें इसमें दी गई है। फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी आपको लोकतंत्र क्या है, देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 दिया है ना, यहाँ पे आपको लोकतंत्र क्या है इसके बारे में दिखेगा, संविधान निर्माण के बारे में आपको दिखेगा, लोकतांत्रिक जो आपके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं उन चीजों को इसमें बताया गया है। फिर 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की अगर बात करूं जिसमें लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, यहाँ पे आपको संघवाद ये क्या होता है इसके बारे में आपको पता चलेगा, राजनीतिक दल के बारे में बताया गया है, जाति, धर्म और लैंगिक जो मसले हैं, जो वाद विवाद हैं, उनको बताया गया है। अगर आपके पास समय हो तभी इसको पढ़ना, अदरवाइज इसको छोड़ना। मैं बताता हूँ आपको आगे कि आपको क्या और पढ़ना है इसको छोड़ के। तो देखिए, यहाँ पे देखना आप, ये 11th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं जिसमें कि राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी है जिसमें समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति ये दिया है। अगर मैं इन एनसीईआरटीज की बात करूं, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये वाले, तो इसमें आपको स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय क्या होती है, आपके क्या अधिकार हो सकते हैं, नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको दिया गया है, राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी चीजों को इसमें बताया गया है अच्छे से। फिर ये भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है पॉलिटी के लिए। इसको आप एम लक्ष्मीकांत के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं। उसके साथ में इसमें क्या क्या चीजें दी गई है अगर बात करूं तो यहाँ पे संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, इस चीज को बताया गया है। भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार हैं उस चीज को बताया गया है। चुनाव व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप एम लक्ष्मीकांत की जो लेटेस्ट बुक होगी उसके साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा इसका। ठीक है। अब 12th क्लास की एनसीईआरटी की अगर बात करूं जिसमें एक आता है समकालीन विश्व राजनीति, ये आईआर में आपका काम आएगा जो कि जीएस 2 में है। इसका जो सिलेबस है वो आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें काम आता है ये। उसके लिए सफिशियंट तो नहीं है क्योंकि आईआर में आप देखना मोस्ट ऑफ मोस्ट जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं उनको पूछा जाता है। बट जो बेसिक है वो यहाँ से आपका कवर होगा। और जो करंट इवेंट्स होते हैं वो आप किसी भी चीज की मैगजीन हो गया उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विजन का बेस्ट होता है आज के समय में, हम उसी को मानते हैं। तो नो डाउट विजन का अच्छा होता है, उसको पढ़ सकते हैं आईआर के लिए।
फिर बात करूं मैं 12th क्लास की ही एनसीईआरटी एक, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये जीएस 1 में एक टॉपिक आता है, आजादी के बाद भारत। तो उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अब बात करूं मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसमें भी आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो मेंस के लिए हो या प्रीलिम्स के लिए हो, इसके लिए न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और एक चीज बोलूंगा यहाँ पे कि ये जो 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो साइंस के लिए पूरा सफिशियंट नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा करंट बेस्ड होते हैं। तो करंट चीजें इसमें तो मिलेंगी ही नहीं, आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें मिलेंगी, जो बेसिक चीजें हैं उन चीजों को दिया गया है। तो कई बार एक दो क्वेश्चन पूछ देता है प्रीलिम्स में, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं, विज्ञान नाम से आता है। यहाँ पे आपको टिश्यूज के बारे में पता चलेगा, एटम्स के बारे में आपको पता चलेंगे, है ना, ये सारी चीजें इसमें दी गई है, तो वहां से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। वहीं अगर 10th क्लास के एनसीईआरटी की बात करूं तो यहाँ पे कुछ कुछ धातुओं के बारे में दिया गया है बढ़िया तरीके से। यहीं पे डीएनए आरएनए ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी। तो इनको पढ़ना है, सेलेक्टिव ही पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है आपको। 9th और 10th क्लास की सेलेक्टिव चीजों को ही पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन फंसते हैं उन्हीं चीजों को देखना है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो उन्हीं को देखना है आपको। तो ये हो गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी हमें क्या क्या पढ़नी है, बस इतना ही है 9th और 10th में। ठीक है, फिर बात करूं मैं इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है। इकोनॉमी में कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है जो कि न्यू होनी चाहिए, उनको देखना है। तो बात करूं मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। इसमें ज्यादा कुछ है तो नहीं, बट आपको बेसिक जो समझ है वो विकसित करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और वहीं 10th क्लास की एनसीईआरटी, यहाँ पे भी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा। मुद्रा के बारे में दिया गया है, साख है, वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन, इस चीज को इसमें दिया गया है। और यहाँ पे मैं 11th क्लास के एनसीईआरटी की बात करूं तो ये मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है इस चीज के लिए। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हो जाता है इकोनॉमी के दृष्टि से। यहीं पे भी आपको ग्लोबलाइजेशन वगैरह दिखेगा। यहीं पे ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हिस्ट्री है उस चीज के बारे में अच्छे से बताया गया है। ग्रामीण विकास हो गया, रोजगार हो गया, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां दी गई है लास्ट में, उन चीजों को बताया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, ये भी मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों एनसीईआरटीज। जिसमें सबसे पहले आता है समष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय नाम से। यहाँ पे आपको बैंकिंग हो गया, राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के जो टाइप्स हैं वो चीजें इसमें दिख जाती है समष्टि अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें जो बेसिक समझ आपको अच्छे से विकसित करने में ये सहायता करेंगी, क्योंकि सरल शब्दों में दिया गया है। वहीं व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय, इसमें भी कुछ कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि उत्पादन और लागत हो गया, बाजार संतुलन, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपको समझ ना आए, तो आप इसमें एक चीज ये कर सकते हैं, इनको तो पढ़ना है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा आप एक तो आप मृणाल सर की जो यूट्यूब में लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं। उनके नोट्स जो अपडेटेड नोट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनमें, क्योंकि करंट चीजों को भी उन्होंने समावेश करके बनाया हुआ है वो जो नोट्स हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आप करंट अफेयर तो पढ़ते रहेंगे कि क्या क्या इकोनॉमी के सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें घटित हो रही है, घटनाएं, उन सभी चीजों को देखना है। बजट वगैरह को देखना रहता है, इन सभी चीजों को देखना है। ठीक है, तो ये हो गई इकोनॉमी की एनसीईआरटी। अब बात करूं मैं इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट के में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो यहाँ पे एक 12th क्लास की एनसीईआरटी चलती है जिसका नाम होता है जीव विज्ञान करके। यहाँ पे पूरा 12th क्लास की ये जो बुक है इसको नहीं पढ़ना है,
इसमें भी मैं यहाँ पे देखिए कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हूँ, उसी को ही पढ़ना है। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी नाम से है, जो कि अध्याय 9 में है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसका सिद्धांत और प्रक्रम, इसको पढ़ना है। फिर अध्याय 10 में देखना आप, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे 3 और आपको टॉपिक्स दिखेंगे, जैसे कि जीव और समष्टियाँ, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। फिर पारितंत्र दिखेगा आपको, इकोसिस्टम, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, उसको पढ़ना है। तो ये चीजें इसमें दी गई है। 5 टॉपिक यहाँ पे दिखेंगे, पहले 6 थे, अब ये 5 दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो उनको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको जो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, उसको पढ़ना है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, उसमें पीवाईक्यूज को भी समावेशित करके बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। उसमें डायग्राम भी दिया गया है, सभी चीज़ों को अच्छे से दिया गया है, रामसर साइट वगैरह भी अच्छे से दी है, सब चीज़ें जितने भी इन्वायरमेंट की दृष्टि से जो ग्रुप्स बने हैं, जितने भी संस्थाएं आपको दिखेंगी, उन सभी चीज़ों को इसमें दिया गया है दृष्टि के, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गई एनसीईआरटी के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया हूँ। 12th क्लास की एनसीईआरटी में, है ना? 6 से लेकर 12th तक आपको क्या क्या पढ़नी है, इस सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है? और आपके मन में अगर कोई भी और डाउट हो, तो उस चीज को आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर मदद करूंगा इस चीज में। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।